हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज़ पेशेंट में ही क्यों इतना कॉमन होता है। तो क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और शोल्डर में ही क्यों प्रॉब्लम आती है इसके बारे में बात करेंगे, और इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जो हमारी मैं बता दूं, जैसे हमारी बॉडी में जो भी मसल्स हो गए या लिगामेंट्स हो गए या जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उसमें ना कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर से मिल करके वो बना होता है। तो कोलेजन फाइबर में किसी भी वजह से, जैसे शुगर लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, वो ग्लूड अप होने लगते हैं, यानी वो जमने लगते हैं। जब वो जमने लगते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जमी हुई है तो उसमें मूवमेंट कम होता है। तो वो जैसे मसल्स में हो गया, लिगामेंट्स में हो गया, जब वो जमने लगते हैं तो उसमें मूवमेंट कम होने लगता है। जब मूवमेंट कम होने लगता है तो फिर डेफिनेटली आगे चल के जो कैप्सूल होती है उसको टाइट करना शुरू कर देता है। जब वो कैप्सूल टाइट होता है, फिर जब आप मूव करते हो तो उसमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से फिर अगेन इन्फ्लामेशन होता है, और बार बार इन्फ्लामेशन की वजह से जो हमारे जो शोल्डर होता है वो फ्रोजन शोल्डर होता है, या एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। तो वो होने लगता है, यानी कैप्सूल टाइट होने लगता है, उसमें एडेशन होने लगता है, थिकनिंग होने लगती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स जो हमारा जो शोल्डर जो जॉइंट है वो एक कैप्सूल से कवर्ड होता है, और उसमें बीच में लुब्रिकेशन होता है। किसी भी जॉइंट में एक लुब्रिकेशन होता है जिसके थ्रू वो इजीली मूव करता है। तो होता है क्या है, वो जो लुब्रिकेशन होता है वो थिन होता है, यानी पतला होता है। तो जब शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो शुगर वहाँ जाता है और उसको थिक कर देता है, यानी जो लुब्रिकेशन है वो थिक होने लगता है। तो जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वो मूवमेंट में बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जब वो फ्रिक्शन, यानी कोई बार बार कोई चीज़ रब हो रही है तो रबिंग की वजह से फिर वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। तो इन्फ्लामेशन एक तरीके का बॉडी का अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। जब वो फ्रिक्शन करता है तो उसमें इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होता है तो ये भी हीलिंग का एक प्रोसेस होता है। उसका सेकंड फेज जो होता है वो फाइब्रोसिस होता है। जब वो फाइब्रोसिस, यानी वो उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो और भी ज़्यादा इकट्ठा होने लगते हैं। इकट्ठा होने की वजह से कैप्सूल को वो थिकन करता है। थिकन होने की वजह से वो मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगेन ये पूरी एक साइकिल होती है जिसकी वजह से फिर जो कैप्सूल होता है वो टाइट होने लगता है और आपको फ्रोजन शोल्डर होता है। तो ये रीज़न होता है, इसकी वजह से आपको ये जो डायबिटीज़ में फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा कॉमन होता है। शोल्डर ही क्यों होता है, उसके पीछे भी रीज़न है। शोल्डर इसलिए क्योंकि शोल्डर सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला जॉइंट होता है, या एक तरीके से देखा जाए सबसे ज़्यादा मूवमेंट वाला जॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम और जॉइंट्स में नहीं आती, और जॉइंट्स में आती है, लेकिन शोल्डर में सबसे ज़्यादा आती है, सबसे कॉमन होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चारों तरफ से इतना प्रोटेक्ट नहीं होता है शोल्डर। और सेकंड थिंग, जब आप बैठे भी हो ना तो भी कंटिन्यूअसली जो हमारी मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, कंटिन्यूअसली उस शोल्डर को होल्ड करके बैठी हुई हैं। उनको उसको स्टेबलाइज करने के लिए उनको कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ रहा है। जब आप लेटे हो जब आप लेटते हैं तब जाके मसल थोड़ी रिलैक्स होती है। अदरवाइज अगर आप बैठे हुए हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कंटिन्यूअसली। ये एक रीज़न होता है। और सेकंड, सबसे ज़्यादा मूवमेंट की वजह से, जिसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा, अगर फ्रिक्शन होगा तो डेफिनेटली इन्फ्लामेशन होगा तो फाइब्रोसिस होगी और कैप्सूल थिकन होंगे। तो ये सारे रीज़न होते हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है? प्रिवेंट करने के लिए बहुत सिंपल से टिप्स हैं जो कि आपको करने होंगे। बहुत ही सिंपल से हैं, आप आराम से कर सकते हैं। पहला है वॉकिंग, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको कंटिन्यू रखनी है। डेफिनेटली शुगर को कंट्रोल करना है, आपको वॉकिंग करनी है। दिन में कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे आपको करनी है ताकि आपका शुगर कंट्रोल रहे। सेकंड है आपके पोस्चर को करेक्ट करना है। पोस्चर करेक्शन इसलिए क्योंकि पोस्चर अगर आपका ठीक नहीं है तो भी जो शोल्डर का एक्सिस है वो अपनी जगह पे नहीं है। अगर एक्सिस चेंज होगा तो फिर फ्रैक्शन होगा, फिर इन्फ्लेमेशन होगा और कैप्सूल टाइट होंगे। नेक्स्ट आता है स्लीपिंग पोस्चर। बहुत सारे लोगों की आदत होती है इस तरीके से सोने की। मीन्स ये पोजीशन ऐसा होता है, शोल्डर का एक्सट्रीमली एक्सटर्नल रोटेशन होता है। एक्सट्रीमली एक्सटर्नल रोटेशन या कंटिन्यूसली एक्सटर्नल रोटेशन में अगर आप सो रहे हैं
तो भी वो कंटिन्यूसली प्रेशर क्रिएट कर रहा है और एक टाइम पे आने के बाद वहाँ पे फिर फ्रिक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और कैप्सूल टाइट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट आता है डेफिनेटली आपको फिज़िकली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्सरसाइज मीन्स आपको नॉर्मली जितने भी आपके जॉइंट्स आप जितना नॉर्मल मूव कर सकते हैं आप उसको मूव करिए और फॉल्टी मूवमेंट से बचिए। फॉल्टी मूवमेंट्स मीन्स अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो डेफिनेटली आप कुछ भी एक्टिविटीज़ बार बार करेंगे तो भी वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है और सेम इवेंचुअली आपको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की तरफ लेके जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सिंपल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के लिए मैंने ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप लिंक में वहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, अगर सिर्फ शोल्डर की बात की जाए तो शोल्डर सिर्फ एक अकेला ऐसा जॉइंट नहीं होता, शोल्डर से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे जॉइंट होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को आपको लेकर के चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अपर बैक की स्टिफनेस है या नेक का कोई स्टिफनेस है या पेन है, तो वो सारे आपको मोबिलिटी मेंटेन करके चलनी पड़ेंगी। उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है। अगर नेक का इशू है या अपर बैक स्टिफनेस है या चेस्ट मसल टाइट है जो कि आपके पोस्चर को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो सारी चीज़ें कैसे आपको दूर करनी है इसके बारे में मैंने बताया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा करके देख सकते हो और उन सारे एक्सरसाइज को ईजिली कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है किसी भी चीज़ में अगर आपको पेन होता है या पेन बढ़ रहा है तो वो एक्सरसाइज नहीं करनी है। हो सकता है वो एक्सरसाइज आपको सूट ना कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, जो भी मैसेज देना चाह रही हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।